जो बंदा बनू अटैक के अंदर मारा गया है, जो खुदकुश हमलावर था, वो अफगान था कि पाकिस्तान अब दोबारा स्ट्राइक नहीं करेगा लाजमी। इधर उधर स्ट्राइक्स ना मारें, उधर कोई एक दो बड़ा बंदा फड़काएं। आप उधर एक बड़ा बंदा हासिफ गुल बहादुर या ऐसा कोई बंदा नहीं उड़ाएंगे, ये बाकी इधर उधर स्ट्राइक करने से अब कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान प्रॉब्ली इज गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ताकि एक पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर किसी को हाई वैल्यू टारगेट किया जा सके। अब हम पे अटैक होगा, हम उधर अटैक करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है हमारा, लेकिन वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा ये फिर हम अब अकॉर्डिंगली इसको एड्रेस करेंगे। 80 लोगों को मारा था यहाँ पे, तश्कील हुई थी पूरी, ठीक है, 80 के 80 बंदों को एक ही हल्ले में मार दिया था। तो ये उस वक्त हमने इसलिए डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वॉर चल रही थी, हमने कहा इनको भी डिक्लेयर करो, वरना इस तरह की कार्रवाइयाँ कितनी पाकिस्तान करता रहता है। आप कहने में है ना प्रॉक्सी, वो करता है 10 हमले या 20 हमले प्लान एक दिन में, 3 बंदे उठाने हैं और उन्हें जाके अटैक करके वापस आने। एक जगह पे वो टारगेट के लिए भी जाके कर देंगे तो दैट इज एन अटैक, इट इज बीन काउंटेड एज एन अटैक। तो ये ऐसे तो नहीं है ना कि जी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जब तक 5 जहाज नहीं उड़ेंगे तो वो जंग डिक्लेयर नहीं होगी, ये प्रॉक्सी वॉर है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वालेकुम अस्सलाम सर, बन्नू में जो हमला हुआ, जिस तरह अटैक हुआ, पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया, वहाँ नौजवान जो शहीद हुए, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो भारत को भी इतना टाइम नहीं दिया, उसको भी फौरी जवाब दिया, तो अभी तक वो जवाब अभी तक हमने अफ़गानिस्तान को दिया क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये हमने ज़रा लीनियंसी दिखा दी है। मतलब हमारी असेसमेंट ये थी, मैं बल्कि लास्ट वीडियो में यही बात की थी कि शायद आज रात तक हम स्ट्राइक्स एक्सपेक्टेड होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ये जो ईरान और इसका मसला चल रहा है, क्योंकि वो दोबारा आपको पता है ट्रम्प साहब ने भी परसों ही एक स्टेटमेंट दे दी थी और उसके बाद फिर दोबारा से मसाइल होना शुरू हो गए थे, दोबारा से वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला, उसके बाद से अब तक दोबारा बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उस एंड के ऊपर। तो शायद उस वजह से पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी होल्ड किया हुआ है। दूसरा ये कि शायद चाइनीज़ जो हैं, यानी कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चाइनीज़ जो हैं उन्होंने भी एक रिस्ट्रेन का अभी कहा है शायद, तो अब पाकिस्तान रिस्ट्रेन करता है नहीं करता, ज़ाहिर है उसको ऑनर करता है नहीं करता, वो भी एक चीज़ है। तीसरा ये कि एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही है अभी। एक जनेवा के अंदर कुछ हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ है और साथ उसके उधर से अफगानिस्तान से भी कुछ लोग आए होंगे। एक तुर्की में हुआ है जिसके अंदर आपको याद होगा हामिद मीर और इस तरह के लोग गए हुए थे, और एम्बेसडर आसिफ दुरानी थे, सेनेटर सितारा अयाज थी। अभी वो दोबारा उसका ग्राउंड 2 भी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल एंगल्स हैं, अगर आप उसको देखें तो पता ये चलता है कि पाकिस्तान जहाँ पे हार्ड पावर इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान ने एक चांस दिया हुआ है कि चलें ठीक है हम डिप्लोमेसी को भी करके देख लेते हैं। तीसरा ये कि जो बंदा बनू अटैक के अंदर मारा गया है, जो खुदकुश हमलावर था, वो अफगान था, ठीक है। तो वो भी पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा अगेन एक जवाज़ है दोबारा से स्ट्राइक करने का। तो प्रॉब्ली पाकिस्तान ने सिर्फ ये 3-4 चीज़ों की वजह से अभी एक होल्ड किया हुआ, बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अब दोबारा स्ट्राइक नहीं करेगा लाजमी। एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है और वो ये है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि जी कि इधर उधर स्ट्राइक्स ना मारें, उधर कोई एक दो बड़ा बंदा फड़काएं। बिल्कुल, हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, सबकी तरफ से ये आ रहा है कि यार जब तक आप उधर एक बड़ा बंदा हासिफ गुल बहादुर या ऐसा कोई बंदा नहीं उड़ाएंगे, ये बाकी इधर उधर स्ट्राइक करने से अब कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा आपके ऊपर वो सिविलियंस और उसका वो डालना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान प्रॉब्ली इज़ गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ताकि एक पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर किसी को हाई वैल्यू टारगेट किया जा सके। अदरवाइज़ कैंपेन करने का शायद उतना बड़ा फ़ायदा ना हो। एक हमने जो एक बफर या डेटरेंस क्रिएट करना था वो किया हुआ है, अब हम पे अटैक होगा, हम उधर अटैक करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है हमारा, लेकिन वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ज़रा ये फिर हम अब अकॉर्डिंगली इसको एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, BLA के हवाले से कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ ख़बरें आ रही हैं कि उसको ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है, और ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ बैन किया और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्या वाकई उसको बैन किया, और क्या उसकी क्यों, उनको क्या वजह लगी? हमें तो पता है, हम तो बता रहे हैं सबको। बेसिकली पाकिस्तान एक तो ये कि विंडिकेशन है, पाकिस्तान जो इतने अरसे से बात करता आ रहा है, अब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मुल्क जो दुनिया की एक दूसरी रियासत है उसने ये बात कही है। दूसरा ये जो इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, ये BLA टाइप और ये जो इवन TTP के अंदर से भी निकलते हैं या PTM के अंदर से निकलते हैं या इस तरह के दूसरे, ये मेजरली असाइलम सीकर्स हैं। तो ये जाएंगे कनाडा, ये जाएंगे US, ये जाएंगे यूरोप, ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके असाइलम्स डाल देते हैं। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई
शायद नेटवर्क बस्टिंग हुई होगी इस तरह की और उसको उन्होंने कंसिडर किया होगा। दूसरा, ज़ाहिर पाकिस्तान मुसलसल इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया में एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का एक ग्रुप है जिसमें कोई 70 से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं या एटलीस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें पाकिस्तान की एजेंसी भी है, ज़ाहिर है उसमें बाकी एजेंसीज़ भी हैं। उसमें ज़ाहिर वो वाली इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती जो आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आप एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल जो सब जो कंट्रीज के लिए टेररिज्म या कोई और मसला हो तो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तो डेफिनेटली उसमें ये कॉरिडोर्स होते हैं कि जिसमें आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तीसरा, एक नेटवर्क बस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 6 या 7 रॉ के एजेंट्स उन्होंने पकड़े थे, जैसा कतर में नहीं पकड़ा था इसी तरीके से इंडिया में उधर ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा था। ये आज से कोई तकरीबन ऑलमोस्ट साल पहले की बात है, ये शायद उससे भी पहले की। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वेरी है, थोड़ा सा वरिड है विद रिगार्ड्स टू वट एवर इंडियंस आर। हालांकि इंडिया का वो एलाई है, इंडिया का पार्टनर है, क्वाड के अंदर भी इंडिया के साथ है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट फिर सबको प्यारा होता है ना। तो जिस तरह कनाडा के अंदर इंडियंस ने जाके किया था ना वो सिंह साहब को जो मारा था, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियंस भी होंगे कि यार ये इधर पाकिस्तानीज को ना टारगेट करना शुरू कर दें थ्रू BLA, थ्रू किसी और एक्टिविटी के थ्रू। तो शायद प्रॉब्ली मतलब ये मेरी स्पेकुलेशन है, फंड्स का भी इशू होता है। तो मेरा ख्याल है कि मल्टीपल एंगल्स होंगे जिसकी वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ये रिपोर्ट बनाई होगी कि आप इसको। फिर ज़रा पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अटैक्स हुए हैं उसमें डायरेक्ट इनका इन्होंने क्लेम्स किए हैं, इनकी वीडियोस हैं, तो कोई वजह नहीं रह जाती ना कि उसके बाद इनको बैन ना किया जाए। तो वो फिर उन्होंने उसको अच्छा सर, एक चीज़ हमने नोट की, जब से पाकिस्तान ने लगातार स्ट्राइक्स की, काबुल और कंधार को निशाना बनाया, बॉर्डर से बफर जोन बनाया, तो हमने देखा बड़ा पुरस्कून बॉर्डर हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि हम खुद भी ये बात करते थे कि बड़ा गज़बुल हक की जो एक वो थी ना, वो बड़ा स्लो और बड़ा नीचे आ गया उसका लेवल, उस तरह पाकिस्तान उसको नहीं लेके चल रहा। तो क्या यही वजह हो सकती है कि वो अब लगातार सिर्फ ये एक बनू वाला नहीं, उसके अलावा भी कुछ कहीं खुदकुश हमलावर को पकड़ा गया है, कहीं वो एक छोटी बच्ची को, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही, क्या यही वजह है कि पाकिस्तान ने वहाँ पर थोड़ा सा स्लो किया बॉर्डर पे, वो गज़बुल हक की थोड़ी सी जो स्ट्राइक्स हैं वो कम किए, तो इस वजह से वो शायद ज़्यादा वो इंटर हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो खैर हमारे यहाँ भी है कि जो IBOs हैं उनकी ज़ाहिर रोज़ाना एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। रोज़ाना आप यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट सेल्स होते हैं जिनको आप बस्ट कर रहे होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ज़रा थोड़ी सी सख्त बातें की थी एंड आई एम हैप्पी के कमेंट्स में हमें उस तरह अच्छा ही रिस्पांस है कि वाकई ही ये मसला है कि नहीं, जो ज़मीन के ऊपर लोग मौजूद हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं ना, तो IBOs आपके और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो वो एक मुसलसल एक्टिविटी चल रही होती है। दूसरा ये कि देखें, ये अक्सर हम बात करते होते हैं कि और ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये किसी का डिफेंस नहीं है, ये पूरी दुनिया की रियासतें ये करती हैं, सिर्फ कोई ISI इसमें ख़ास नहीं है। CIA भी ये करती है, आपको अच्छी लगती है बुरी, रॉ भी यही करती है, मोसाद भी ये करती होगी, तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी भी यही करती है। इसी तरीके से आप किसी और मुस्लिम मुल्क की ईरानियन इंटेलिजेंस जो है वो भी इसी तरह करती है कि वो जो भी एक्सटर्नल ख़तरे होते हैं जो कि इंटरनल प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हैं या फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको काउंटर करना, इसका काउंटर इंटेलिजेंस का पूरा एक प्रोग्राम होता है। फिर एक आपका और बहुत सारे इसमें काउंटर टेररिज्म के प्रोग्राम्स होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी जहाँ पे चल रही होती है, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन बाकी जहाँ पे चल रही होती है वहाँ उनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेटिव्स होते हैं, ऑपरेटिव्स, ये बेसिकली अपना अपना काम कर रहे थे। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका एनिमी है ना प्रॉक्सी, वो करता है 10 हमले या 20 हमले प्लान एक दिन में, क्योंकि उसके जो डिफरेंट जगहों के ऊपर पॉकेट्स हैं, उसने कोई बहुत बड़ी फौज भी मोबिलाइज नहीं करनी, उसने तो 3 बंदे उठाने हैं और उन्हें जाके अटैक करके वापस आने। एक जगह पे वो टारगेट किलिंग भी जाके कर देंगे तो दैट इज़ एन अटैक, दैट इज़ बीन काउंटेड एज एन अटैक। ठीक है, तो ये ऐसे तो नहीं है ना कि जी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जब तक 5 जहाज़ नहीं उड़ेंगे तो वो जंग डिक्लेयर नहीं होगी, ये प्रॉक्सी वॉर है ना। तो इसमें तो मल्टीपल जगहों के ऊपर जब अटैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उन अटैक्स को वो काउंट कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि आपका दुश्मन जो है वो कितना बड़ा है, कितनी फंडिंग है, कितने उसके स्लीपिंग सेल्स होंगे, उसके लिए एक्टिवेट करना किसी भी स्लीपिंग, ये समझने की बात है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी भी स्लीपिंग सेल को एक्टिवेट करना इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 कॉल और 1 मैसेज ना। उधर तो वो तैयार बैठे होते हैं कि अच्छा जी हुक्म दें आप हमें, हम अभी जाके या तो फटते हैं या टारगेट किलिंग करते हैं या कहीं पे ग्रेनेड फेंक देते हैं, ऐसा है।
और यहीं कहीं पे नाका लगा देंगे, नाके के ऊपर हम बंदों को उतार के पंजाबी कार्ड देख के तो उसको उनको शहीद कर देंगे, या पंजाबी मजदूरों को जाके शहीद कर देंगे। ये हो सकता है, ठीक है। उसके बावजूद आपको देखने में क्या आ रहा है कि शायद दिन में 1 या 2 या 3 अटैक्स हो रहे हैं, और वो भी इसलिए कि ज़ाहिर है इतने बड़े नेट में से 3-4 लोगों का स्लिप हो जाना या 3-4 सेल्स का स्लिप हो जाना, ये पॉसिबल है, ये ह्यूमनली पॉसिबल है। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अगर इतनी बड़ी प्रॉक्सी वॉर किसी जगह पे चल रही हो, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो सारों को काउंट कर सके, ठीक है। तो ये अमेरिका में भी होता है, ये हमारे यानी अमेरिका में देखें ना, टारगेट किलिंग अगर कनाडा की वो होके करके चला जाता है तो कैनेडियन इंटेलिजेंस की वो नाकामी है ना। इसी तरह अमेरिका में भी वो करने लगता है। वो तो अगर कनाडा में ना होता तो अमेरिका वाला पकड़ा ना जाता, ठीक है, वरना वो पहुंच गया था उस तक, ठीक है, उससे पहले भी वो कर चुके हैं। फिर अभी पिछले दिनों व्हाइट हाउस के बाहर वो जो हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के जो उस पे जो है, तो ये कितने ही इंटेलिजेंस नेट्स में से निकल के गया होगा ना वो। सो इस तरह की एक्टिविटीज पूरी दुनिया में हो रही होती हैं, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो चाहे इसमें अब आप कंस्पिरेसी थ्योरी ले आए कि जी के इंटेलिजेंस एजेंसीज में शामिल होती हैं, बाद दफ़ा होती होंगी, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ग्रे एरिया में है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे उनका काम क्या है, उनकी प्राइम जॉब इज़ टू सिक्योर द कंट्री, यही है ना, या इंटेलिजेंस पहुंचाना है हायर अप्स तक कि जी किसके ऊपर ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब कि इसके ऊपर आप एक्शन लें, तो इसके ऊपर आप वो एक्शन लें और इसको काउंटर करें, वो काउंटर करवाते हैं। तो अगर मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं और उसमें से वो सारे काउंटर हो रहे हैं, कोई इक्का दुक्का आपको 5 दिन बाद 6 दिन बाद एक अटैक मिल जाता है, तो उसके ऊपर हमें अफसोस ज़रूर करना चाहिए, उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहिए, उसके ऊपर हमें जाके अगले की ऐसी की तैसी फेर देनी चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हफ्ते बाद कोई एक अटैक वो प्लान करते और वो कामयाब हो जाते हैं। उनके बहुत सारे प्लान्स बिल्कुल नाकाम होते हैं। 70 लोग हमने एक दफ़ा बॉर्डर पर उनकी ये तो चलता रहता है। ये गेम ऑफ प्रॉक्सीज जो है इसी तरीके से चलती है। कन्वेंशनल फोर्स के अगेंस्ट प्रॉक्सीज हमेशा, ये हमेशा याद रखिएगा, कन्वेंशनल फोर्स मतलब यानी जो आपके जैसे आर्मी है, ये कन्वेंशनल फोर्स होती है। प्रॉक्सीज जो होती हैं, ये प्रॉक्सीज हैं, ये गुरिल्ला फाइटर्स होते हैं, इनके पास हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, यानी ये हमेशा पहले अटैक कर सकते हैं। कन्वेंशनल फोर्स के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ या मैं अटैक करने जा रहा हूँ, या वो मूव भी करेगा तो पता चल जाएगा यार टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और जीपें चल रही हैं तो पता चल जाता है, राइट। वहाँ क्या है, वहाँ तो मोटरसाइकिल पे बैठ के आएंगे और उसमें बारूद लगा होगा, उसमें बारूद लगा होगा, ठक बिल्कुल। तो फर्क है ना, फर्क है। तो इस चीज़ को, इस वॉर को, इसकी मैकेनिज्म्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, ये जो हमारी आवाम है, आम जो बड़ा बोलना शुरू कर देती है, बसद एहतराम हमारे व्यूवर्स भी हैं, वो उनको समझना चाहिए इस वॉर के मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल कन्वेंशनल वॉर के मैकेनिज्म्स डिफरेंट होते हैं। उसका तो आपने देख भी लिया 2025 में जो भारत को जवाब, और इवन इधर भी जब एन 2025 के अंदर जब भारत को हम पिटाई कर रहे थे तो याद नहीं लोगों को 80 लोगों को मारा था यहाँ पे, वही तश्कील हुई थी पूरी एक, ठीक है, 80 के 80 बंदों को एक ही हल्ले में मार दिया था। तो ये उस वक्त हमने इसलिए डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वॉर चल रही थी, हमने कहा इनको भी डिक्लेयर करो, वरना इस तरह की कार्रवाइयाँ कितनी पाकिस्तान करता रहता है। ऐसे। अच्छा सर, दूसरा इसका फिर लॉन्ग टर्म क्या सलूशन होगा? मतलब ये तो इस तरह प्रॉक्सी वॉर चलती रहेंगी, चीज़ें चलती रहेंगी, इसका लॉन्ग टर्म क्या सलूशन होगा? बाढ़ भी लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है, फिर इसका लॉन्ग टर्म सलूशन इसका यही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए। अफगानिस्तान के अवाम को ये सोचना होगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो अपने मुल्क को एक टेररिज्म का हब बनाना चाहते हैं जहाँ से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी पूरा रीजन भी वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। क्या वो अपने मुल्क को और अपने मुल्क के नौजवानों को और लड़कियों को मायूस करके इनकी रिक्रूटमेंट में देना चाहते हैं, ठीक है, या वो चाहते हैं कि उनके लोग यहाँ से निकल के बस बाहर के ममालिक में चले जाएं और कभी अफगानिस्तान का ना पूछें और पीछे सिर्फ इस कमाश के लोग रह जाएं। तो ये तो अफगानिस्तान के लोगों के पास है। इस पूरे मसले का हल जेन्युइनली अगर किसी के पास है तो वो अफगानिस्तान के अवाम है। वो डिसाइड कर लें, वो आज डिसाइड कर लें, वो अपने हुक्मरानों को या तो साइड पे करेंगे या फिर उनको सीधा करेंगे।
सर वैसे तो अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारी अंदरूनी झड़पें और चीज़ें हो रही हैं, पंजशेर में, बदख्शा में, फिर बॉर्डर के करीब कुछ इलाके हैं जिन्होंने तालिबान को खुद निकाला है। तो इस तरह की चीज़ें हत्ता कि हमारे अफगानिस्तान के अंदर भी जो BLA जैसे ये इनएविटेबल है, मतलब ये हो के ही रहना है। जिस तरह की पॉलिसीज है ना उनकी, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हो के रहना है। आप एक यूफोरिया में होते हैं, जितनी भी हुकूमतें और रियासतें होती हैं उनके ऊपर जो हुक्मरान बराजमान होते हैं ना, ये तारीख़ इंसानी का सबक है। वो हमेशा किस में होते हैं? एक यूफोरिया में होते हैं। मैं नहीं हिल सकता, मैं नहीं गिर सकता, मैं अच्छा, वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। मेरे पास वो कहता है कि मैं ज़्यादा नेक आदमी हूँ। अगर मुसलमान है ना तो कहेगा मैं तो इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, होता है। लेकिन वो एक दिन खत्म, और एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो मैटर ऑफ वन नाइट होता है और अगले दिन पता चल जाता है कि हुकूमत टॉपल होगी हुई है। ठीक है, तो ये तालिबान को गनी से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप देखें ना, गनी के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। आप एक छोटी फोर्स से, आपके पीछे पाकिस्तान खड़ा हुआ था और आपने उसको, गनी को शायद आखिरी 2 हफ्तों तक यकीन नहीं था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में उसको हो गया अच्छा यार अब कहानी मुकने वाली है। और इवन आखिरी लम्हे तक भी उसको ये था कि शायद तालिबान उसको भी कोई जगह दे देंगे आगे, लेकिन फिर आखिर में उसको नहीं, उधर नहीं जगह देंगे तो भागते हैं। तो आपको सबक सीखना चाहिए। आप गनी से पहले करज़ई से पहले बुरहानुद्दीन रब्बानी से पहले, उससे पहले आपके खुद आप 9/11 से पहले, 9/11 हुआ तो आप 2 महीने के अंदर गायब हो गए। ठीक है, उसके बाद 9/11 से आपकी 96 से पहले बुरहानुद्दीन रब्बानी से पहले नजीब, यू नेम इट, ये तो आपकी अपने मुल्क की कहानी है। तो आप पता नहीं किस यूफोरिया के अंदर हैं कि हम आ गए हैं और हम जो है ना बस वो अब नहीं जाएंगे, अब खिलाफत कायम करके हम कोई अल्लाह के ऐसे, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे तो खलीफाओं को, यानी जो खलीफा अपने आप को कहते थे, उनको हलाकू खान ने, मुतसिम को हलाकू खान ने कालीन के अंदर लपेट के आग की धुनी दे के, धुएं से मार के और फिर घोड़ों के सुमों के नीचे कुचलवा दिया था। बिल्कुल ऐसे। तो आप तारीख है ना, तो खलीफा होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया ना। आप नेक खलीफा भी होंगे तो इस तरह के उंदलुस की तारीख उठा के पढ़े, उसमें एक बड़े नेक, एक रियासत के नेक हुक्मरान थे, तो उनको जो ईसाइयों ने जो उनका हाल किया था उनका आप जाके पढ़ लो। बिल्कुल। तो आदिल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा इसके साथ साथ जहाँ ये पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर की सूरत हाल है, वहाँ इंटरनेशनल जिन चीज़ों में पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, बहुत सारी ख़बरें आ रही, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। CBS के प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें आई हैं, वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं ईरान के हवाले से क्या चीज़ वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ईरान के एयरक्राफ्ट जो हैं पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर रखे हुए हैं ताकि वो इजरायली स्ट्राइक से बच सकें। तो एक तो CBS न्यूज़ वालों को शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा इदारा है ये। ठीक है, नेशनल चैनल कहलाता है उधर अमेरिका के अंदर। ठीक है, वो ये खबर दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि JD वैंस भी उसी नूर खान एयरबेस पे उतरा था। बिल्कुल। अगर JD वैंस उतरा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीक्रेट सर्विस ने, इसका मतलब है कि पूरे नूर खान एयरबेस को सिक्योरिटी उसकी की होगी, उसको चेक किया होगा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, क्योंकि उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। तो क्या उनको शक नजर नहीं है? ठीक है, और मतलब उस पर वो घूम फिर भी रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई जहाज, नूर खान एयरबेस में गया हूँ, आप भी गए हुए हैं, इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट था ना ये, तो छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब यहाँ से शुरू होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो उसमें उनको इतने जहाज ईरान के खड़े हुए नजर ही नहीं आ रहे थे। दूसरा ये कि ये शो ये करता है कि अमेरिकन की तरफ कोई डिस्परेशन है। ट्रम्प का बयान, फिर ट्रम्प के बयान के बाद इस तरह की स्टोरी का बाहर निकलना, फिर अभी कुछ और अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान शायद उस तरीके से पैगाम नहीं पहुंचा रहा जैसा ट्रम्प चाहता है। क्या ट्रम्प का डिस्प्लेयर जो है, यानी ट्रम्प की नाखुशी जो है वो पाकिस्तान में जा रहा है? तो भाई पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान आपका एजेंट नहीं है, पाकिस्तान मीडिएटर है। बिल्कुल। आपका एम्बेसडर होता पाकिस्तान या आपका एमएसरी होता तो पाकिस्तान आपका डिस्प्लेजर पहुंचा देता, पाकिस्तान आपका मैसेज पहुंचाएगा। आपने प्रपोजल दिया, पाकिस्तान ने दे दिया, उसका प्रपोजल है वो पाकिस्तान आपको वापस दे देगा और आप दोनों को थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश करेगा। द रेस्ट इज अप टू यू। आप लोग नहीं डील करना चाहते, आप जंग करना चाहते हैं, करके देख लें, फिर आप भी फंसेंगे, पूरी दुनिया भी फंसेगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सऊदी अरब ने तो ऑलरेडी तुर्की अल फैसल के जरिए आर्टिकल लिखवा के बता दिया कि हमें आपके गेम प्लान का पता है। सो आप मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एलाय ऑलरेडी खो चुके हैं। अबू धाबी
उसके हालात बुरे हैं। अब वो जंग में कूद भी गया तो उसके साथ जो होगा वो भी उसको पता है। बिल्कुल ठीक है, कतर भी सऊदी अरब की तरह पीछे हो चुका है, उसको भी गेम प्लान का पूरा पता है। वो उसका पीएम भी घूम फिर के आया अभी, और उसने मीडिएशन भी किया। बल्कि उस पर बहुत से लोग ये स्पेकुलेशन करते हैं कि शायद पाकिस्तान का रोल कतर ने ले लिया। ईरानियंस ने कल ये कहा है जी कि हमारा एक ही वो तो मीडिएटर खुद है। जंग का हिस्सा है, वो खुद अपनी ईरानियंस ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि एक ही मीडिएटर है हमारा ऑफिशियल, और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही हमारा मीडिएटर है। हाँ, उन्होंने कहा कतर वाले जो हैं या बाकी जो ममालिक हैं, इजिप्ट हो गया या कोई और हो गया, वो बीच में कोशिशें कर रहे हैं और उनके इनपुट्स आते रहते हैं, बट मीडिएटर एक ही है, ऑफिशियल मीडिएटर। बिल्कुल सेम गोस फॉर अमेरिकन। तो अमेरिकन बजाय इसके कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, दे शुड बिहेव, और उनको पता होना चाहिए कि मीडिएशन जो है वो पार्शियलिटी का नाम नहीं होता। मीडिएशन जो है वो नॉन पार्शियलिटी का नाम होता है। उसके अंदर पाकिस्तान अपना, यानी पाकिस्तानी ऑफिशियल इतने टाइट लिप्ड हैं कि वो अपने लोगों को कुछ नहीं बता रहे इधर की खबर। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान लीक्स करना शुरू कर दे, तो ये तो आपके यहाँ होता होगा कहीं पे व्हाइट हाउस के अंदर से आप लोगों को लीक्स मारते होंगे। हम लोगों के यहाँ ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा सर, ट्रम्प का चाइना का भी दौरा आ रहा है 1-2 दिन तक, तो उसका क्या सूरत हाल है? वो करेंगे नहीं करें? अभी तक खबरें कुछ खास नहीं है, लेकिन करेंगे तो सही मेरा ख्याल है, क्योंकि ज़रा शेड्यूल में अनलेस के कोई बहुत बड़ा कोई मामला ना हो जाए। अभी तक कोई कैंसिलेशन की खबर ऐसा चाहिए नहीं है, तो कल तक पता चल जाएगा अगले 24 घंटे के अंदर के क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेट्स होप के इस दौरे के साथ ही हमारे साथ वो जो हम बहुत सारी थ्योरीज पहले भी छोड़ते रहे हैं वो भी खुल के सामने आ जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक दौर था इमरान खान मुख्तलिफ फ़ौज के जो आर्मी चीफ़ हैं उनको अलक़ाबात से नवाजते थे, वो जनरल बाजवा को जो कहते थे वो आपको भी पता है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कुछ उनकी डॉन के ऊपर कुछ वो पैम्फलेट सा गर्दिश करा, वो कहता है कि फ़ौज भी मेरी है, ये मेरी आवाम कल हाँ, ये उनके नाम से मंसूब एक डॉन ने चलाया है। वैसे उनके मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऑफिशियल हैंडल्स पे कोई इस तरह का बयान आया है ना, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। तो डॉन ने चलाया है कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही, तो किसी और ने क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो ये कहा जा सकता है जी कि किसी और ने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि भाई लोगों ने मना कर दिया होगा कि ख़बरदार आपने खान साहब के बयान को चलाया। तो डॉन चूँकि अपने आप को ये कहता है जी कि हम तो किसी के नहीं मानते, तो उन्होंने चला दिया होगा। हम पहले तो ये अज़म्पशन रखें, चलो उनके ऊपर तो मसला है ना, साफियों के ऊपर। अडयाला से जब भी गुफ्तगू होती है तो इमरान खान और पीटीआई के उस पर आती है, ट्विटर हैंडल पे आती है, तो क्यों नहीं आई? ठीक है, तो इसका मतलब है पहले तो इसकी सेहत के ऊपर, यानी इस रवायत की सेहत के ऊपर कोई हमें लगानी चाहिए, एक ज़रब लगानी चाहिए। लेकिन चलें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने किया होगा, ये बयान अज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें भी उन्होंने बोंगी मारी हुई है कि फ़ौज मेरी है, सारा कुछ मेरा है। तो भाई अगर फ़ौज तुम्हारी है तो तुम्हारे लोग फ़ौज को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? ये असल बात ही है। ठीक है। अच्छा, कहेंगे जी आसिम मुनीर को देते हैं जी, भाई आसिम मुनीर से तुम्हें इख्तलाफ है ना, हो सकता है, सबको हो सकता है। तुम्हारे लोग तो, तुम्हारे सीएम साहब, तुमने पिछली वीडियो में कहा था फौजी जवानों को फौजी बदमाश कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपने उस पर कोई शोकाज नोटिस दिया उसको? कोई नहीं। आपने उस पर कोई वार्निंग दी उसको? आपके लोग जो ऑफिशियल्स बैठ के कहते हैं, आपकी बहन कहती हैं बहुत से, हलीमा खान साहबा, आपने मना किया? वो तो बल्कि इंडिया से चाहती हैं कि वो इमरान खान को निकलवाए। जो न्यूक्लियर्स देने की बात करती होंगी जी कि न्यूक्लियर, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो हम न्यूक्लियर्स बंद कर देंगे, या आपने भी कहा था, बयान दिया था इमरान खान साहब, और आपकी बहन ने भी दिया। तो बेवकूफ़ मेरा ख्याल है अब लोगों को भी नहीं बनना चाहिए। और बयान भी कब आया? 11 तारीख को। 11 तारीख को ऐसे का गुजर गया, बयान मरसूस की सेलिब्रेशंस गुजर गई। ਉਹਦੇ बाद खान साहब ਨੂੰ ख्याल आ रहा है, अच्छा यार साफिया नाल गुफ्तगू कर गया, दस दे कि साडी फौज है, मतलब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात भी क्या करें। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह इस टाइम मौजूदा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से करंट सूरत हाल थी, उस पर बात की उम्मीद है कि आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी समझ भी आई होगी, और इस टाइम जो चीज़ें चल रही हैं वो भी, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल मामला थे उन हवाले से भी चंद एक जो पॉइंट थे उन पर बात की। फ़िलहाल की नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को, सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।